नमस्कार। संस्कार धानी के कॉफ़ी हाउस से शुरू हुए कॉफ़ी हाउस विचार मंच पर हम हर शनिवार मंथन करते हैं जबलपुर शहर के विकास की संभावना को लेकर। नई नई बातें सामने आती हैं। जनप्रतिनिधि अधिकारी इस मंच पर आके अपने विचार साझा कर रहे हैं कि कैसे जबलपुर शहर का विकास हो, क्या अवरोध हैं उनको दूर करके हम विकास की गाड़ी को आगे ले चलें। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में हैं अधिवक्ता ब्रजेश कुमार दुबे, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के विधि और मानवाधिकार विभाग के जबलपुर के अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जबलपुर शहर की विकास की कितनी संभावनाएं हैं और हम विकास की रफ्तार में पिछड़े हैं या आगे बढ़े हैं। एक आम नागरिक की नज़र से, एक अधिवक्ता की नज़र से, एक कांग्रेस के नेता की नज़र से उनका क्या नज़रिया है जबलपुर के विकास को लेकर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉफ़ी हाउस विचार मंच पर। चर्चा चौकसे के इस प्रोग्राम में हम विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। आज मंच पर आप हमारे बीच में, हमारे साथ सारे पत्रकार साथी हैं, डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से राकेश मिश्रा, प्रयासताम सिंह साहब हैं, हर्ष जी हैं। तो हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है शहर, एक बेहतर शहर की कल्पना, क्या है आपका नज़रिया विकास के लिए। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके कॉफ़ी हाउस विचार मंच और समस्त पत्रकार जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, उनका मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो आज शहर के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे शहर, इस बात पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हमारा विकास हो सके। ये बहुत बड़ी बात है। आज शहर के बारे में जब कोई इतने मंच इस चिंतन पर बैठा हुआ है, तो मैं एक एडवोकेट्स की हैसियत से, कांग्रेस लीडर्स की हैसियत से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विचार मंच का जो शहर विकास से संबंधित है उसकी स्थापना की और आज लोगों को जोड़ रहे हैं और उनके विचार जान रहे हैं। जी जी। अब बात आती है कि हमारे शहर की स्थिति क्या है, क्या इसकी संभावनाएं हैं और आज हम जहां हैं क्या वहां हम रहकर उस सही स्थान पर हैं या हमारी और इच्छा शक्ति उस पर बढ़ने की, इस पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारे जबलपुर शहर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जबलपुर एक ऐसा शहर रहा है जिसका एटमॉस्फियर हम देखें, प्राकृतिक संसाधन देखें, बौद्धिक स्तर देखें और मसल पावर देखें, हम कहीं भी किसी भी चीज में कम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें इस चीज का दर्द है, दुख है कि आज हम उन सारी चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहे और हम सही दिशा पर कदम नहीं ला पाए और जो चीज आज हमारे पास उपलब्ध थी उनका हम सही सदुपयोग नहीं कर पाए, जिसके कारण आज हम कहीं ना कहीं आज एक मेट्रो सिटी जिसको बोलते हैं वो बनने की दौड़ में काफी पीछे रह गए हैं। आज हम देखें, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर हमसे आगे आज जा रहा है, छिंदवाड़ा आगे जा रहा है, छोटे छोटे शहर उज्जैन आज कहीं ना कहीं जबलपुर से आगे एक दौड़ में बन गए हैं। एक समय था कि जब देश स्वतंत्र हुआ था, और मैं तो देश की स्वतंत्रता के पहले की बात रखना आपके सामने इस मंच के माध्यम से रखना चाहता हूं कि अंग्रेजों का भी पसंदीदा शहर जबलपुर रहा है। कारण यहाँ का एटमॉस्फियर, यहाँ के आसपास का जो वातावरण है, यहाँ के लोग, मां नर्मदा यहाँ पर है, जो कहते हैं कि जो जल जिस जहाँ पर है वहाँ पर आवश्यकता सब, तो सारी चीज हमारे पास थी, फेवर की थी। अंग्रेजों ने इस चीज पर माना भी। इवन कहीं मैंने पढ़ा भी है कि जब अंग्रेजों ने यह विचार किया कि देश की राजधानी कौन सा शहर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जबलपुर के बारे में उन्होंने विचार किया था। तो ये हमारे लिए गौरव की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेज, लेकिन एक बात रखना चाहता हूँ कि ये शहर का ये ऐसा माहौल रहा है। उसके बाद देश का स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद ये बात आई, मध्य प्रदेश का गठन हुआ कि राजधानी किस शहर का होना चाहिए। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि उस समय सबसे पहले जबलपुर का नाम आया था। क्यों आया था कि 1947 में हमारी ये स्थिति थी कि हम सारे मध्य प्रदेश के, इवन उस समय हमारा रायपुर, बिलासपुर, पूरा छत्तीसगढ़ भी एक था, उस समय जबलपुर को प्राथमिकता दी जा रही थी। तो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। कहीं ना कहीं उस समय हम विकसित थे या विकास की तरफ हमारा मंथन चल रहा था, तभी तो जबलपुर का आज नाम आ रहा था। लेकिन शुरुआत फिर वहीं से हो गई जबलपुर को पीछे करने की। हमारा नाम राजधानी के लिए चला, लेकिन वहाँ पर जो भी उस समय इश्यूज हुए हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन फिर ये रखा कि नहीं, जबलपुर को एक न्यायधानी के रूप में हम विकसित करेंगे। लेकिन उसमें भी हमें आज दुख की बात है कि हम जबलपुर को एक न्यायधानी भी नहीं बना पाए। जैसे ही हमारा जहाँ हमारा हाईकोर्ट की स्थापना हुई, लेकिन वहीं से फिर उसकी विखंडन की प्रक्रिया चालू हो गई। इंदौर पीठ और ग्वालियर को पहले टेम्परेरी हाईकोर्ट पीठ बनाई गई, लेकिन उनको परमानेंट किया गया।
फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का विखंडन हो गया, वहाँ पर रायपुर सारा एरिया चला गया, वहाँ एक अलग हाई कोर्ट बन गया और अब फिर हाई कोर्ट को फिर विखंडन की बात की जा रही है। ये तो एक मुद्दा हो गया, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और ये दर्द वहाँ से चालू होता है। आम जनता की बात भी हम अगर करें तो आज हर चीज़ में हमें कहीं ना कहीं एक पिछलग्गू राजनीति के कारण हमारे शहर में राजनीतिक और सामाजिक उदासीनता है विकास को लेकर। ये मंच के माध्यम से आपका मैं रखना चाहूँ, कहीं ना कहीं हमारे मन में इच्छा शक्ति विकास को लेकर वो नहीं है जो दूसरे शहर के लोगों में है। आज राजनीतिक उदासीनता है हमारे लिए और सामाजिक उदासीनता है। आज वो हम नहीं सोच पाते हैं कि हम अपने शहर को आगे ले जाना चाहें कि सारे लोग एक होकर एक मंच पर अगर शहर की बात आती है। मैं देखता हूँ, मैं इंदौर केस करने जाता हूँ, बिलासपुर रायपुर भी जाता हूँ, वहाँ के लोगों में एक मानसिकता तो है, एक डेवलप है कि जब शहर के विकास की बात आती, कोई मुद्दा आता है, कोई भी मान लो मध्य प्रदेश में एक इंस्टीट्यूशन आना है तो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इंदौर में स्थापित हो। अब भोपाल में भी ये जागृति आ गई है। भोपाल में चूंकि राजनीतिक उनको थोड़ा सा फायदा बेनिफिट मिलता है कैपिटल होने के नाते, तो वहाँ एक लड़ाई, हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं होना चाहिए। आज वर्तमान परिवेश हम देखें, मैं आपके मंच के माध्यम से रखना चाहता हूं, किसी भी शहर के विकास की 3 प्रमुख बातें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। चौथी चीज जो मेरा विचार है, राजनीतिक और सामाजिक डिग्निटी, ये भी हमें कहीं ना कहीं शहर के विकास की तरफ ले जाती है। आज हम चारों चीजों में कहीं ना कहीं हम वीक हैं और कमजोर पड़ रहे हैं। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा बौद्धिक स्तर होना था वो हम पीछे हो गए शिक्षा में। स्वास्थ्य में भी आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य में वो सुविधाएं आज जो मेट्रो सिटी के हिसाब से होना चाहिए वो जबलपुर में नहीं है। रोजगार पे आए तो आज हमारा युवा है वो रोजगार के लिए दूसरे शहरों की तरफ देखता है। हम क्यों नहीं ऐसे अपॉर्चुनिटी स्थापित कर पाए कि वो ये सोचे कि नहीं हम आज पढ़ के आज हमें एमटेक करके फलानी डिग्री आप कहीं से भी ले आओ, लेकिन हम उसका उपयोग जबलपुर शहर के विकास के लिए करिए, जबलपुर में रह के हम उस चीज को बढ़ाएं। ये सोच अभी युवाओं में नहीं आ रही। कारण क्योंकि रोजगार नहीं है। वो पढ़ लिख के बाहर से भी आ जाएं, लेकिन अगर वो सोचें कि कई लोग बोलते हैं इस बात को, मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि नहीं वो शहर से तो पलायन जारी। पलायन क्यों ना हो भाई, आप अगर उनको रोजगार की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, वो अपनी परिवार अपना टैलेंट का उपयोग वही करता है आदमी जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो वो अपने टैलेंट का उपयोग कहाँ करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे इस शहर में, न शिक्षा में दे पा रहे हैं, न स्वास्थ्य में, न रोजगार में। चौथा मैं एक बात रखना चाहूंगा, अब राजनीतिक हो सकता है कई लोगों को ये चीज लगे कि राजनीतिक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आज वर्तमान में देखिए कि कैबिनेट होती है, कैबिनेट में कोई भी पॉलिसी बनती है तो कैबिनेट में पहले जाती है, उसके बाद वो विधानसभा की पटल पे रखी जाती है, उसके बाद पॉलिसी बनती है डेवलपमेंट की, प्रदेश की स्तर की मैं बात करना चाहूंगा। आज हमारे शहर से कोई मंत्री नहीं है, मंत्रिमंडल में कोई कैबिनेट में प्रतिनिधि नहीं। हम पार्टीगत बात नहीं रखना चाहते, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हमारा कैबिनेट में कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, जब पॉलिसीज बनेंगी तो कैसे हमारे शहर की बात वहां रखी जाएंगी। और कैबिनेट में पास होके बाद विधानसभा में जाकर जब कैबिनेट में ही हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा तो विधानसभा में बात रखने से ठीक है, विधायक वहां खड़े होंगे, लेकिन जब कैबिनेट से उसकी मंजूरी आएंगे तो वो एक मंच होता है कैबिनेट मीटिंग का, जो हमारे संविधान में व्यवस्था रखी गई है कि वहां पर जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं मंत्रीगण, वो अपनी बात रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर शहर का व्यक्ति होगा तो अपनी बात रखेगा। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2 मंत्री दिए थे, वित्त मंत्रालय जैसे बड़ा विभाग जबलपुर के हिस्से में आया था। एक हमारे लिए एक गौरव की बात मैं मानता हूँ, माननीय तनखा साहब के प्रयास से यहाँ कैबिनेट की बैठक भी हुई, ये भी एक गौरव की बात है। कहीं ना कहीं हमारा एक दबदबा राजनीति में बढ़ रहा था, लेकिन उसका अभी काउंटर हो गया। मालवा के नेता, कहीं के भी नेता सब अपने अपना जानते, लेकिन आज जबलपुर को फिर हाशिए पे ला दिया। तो आज अगर हम राजनीतिक रूप से, अगर हमारी डिग्निटी, राजनीतिक डिग्निटी पीछे होगी, सामाजिक डिग्निटी पीछे होगी, तो शहर को हम कैसे आगे ले जाएंगे। भाई हमें लीडरशिप तो चाहिए ना, बिना लीडरशिप के हम आगे नहीं जा सकते। तो ऐसी बहुत से मुद्दे हैं कि हमें हमारा जो शहर है, और कहीं ना कहीं हमारे शहरवासी भी विकास को लेकर उदासीन हैं। एक इच्छा शक्ति थोड़ा सा मतलब जो होना चाहिए वो नहीं आ पा रही है लोगों के मन में, कि नहीं, आज लोगों के मन में ये आता है कि नहीं चलो हम इंदौर में एक मकान लेने की सोचते हैं, एक भोपाल में मकान लेने की सोचते हैं, कुछ ज़्यादा बड़े वर्ग के लोग हैं वो दिल्ली सोचते हैं। तो हम क्यों ना जबलपुर को इतना विकास कर लें कि हम यहाँ रहें और लोग भी यहाँ पर आकर्षित हों कि जबलपुर में रहना हमारे लिए। महाराष्ट्र का शहर है पूना, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वहाँ रियल एस्टेट का इतना बड़ा वो है, लोगों को वहाँ रहने के लिए सिर्फ वहाँ वही व्यवसाय है। तो जबलपुर में अगर जो संसाधन उपलब्ध हैं, अगर उनका सदुपयोग होने लगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि जबलपुर एक विकसित शहर के रूप में होगा।
दूसरी चीज ये देखिए कि हमारे आसपास का जो भी खनिज संपदा है, कृषि में हमारा जबलपुर का आसपास, देखिए जब शहर की बात कर रहे हैं तो हम आसपास के उसमें भी ले, क्योंकि शहर उसमें क्लब होता है, महाकौशल जुड़ा, तो हमारा जो कृषि है, आज देखिए सबसे ज्यादा धान हमारा जबलपुर जिला दे रहा है, मटर सबसे ज्यादा जबलपुर जिला दे रहा है, सबसे ज्यादा दे रहा है, आप मतलब पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन जब मटर का प्रोसेसिंग प्लांट बनता है तो सीहोर में बनाया जाता है, क्यों नहीं जबलपुर बनाया जाता? जब जबलपुर में मटर की सबसे ज्यादा पैदावार हो रही है, उस चीज के लिए क्यों नहीं लड़ते हमारे यहाँ के नेता? उस चीज में पिछड़ गए, ये संघर्ष में हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए, क्योंकि जो हमारे आसपास का जो हमारे जिन चीजों को हम दोहन करके अपने शहर को ऊपर ला सकते हैं, उसी में हम पीछे हो जाते हैं। रॉ मटेरियल हमारा रहता है, इंडस्ट्री इंदौर में खुलती है, भोपाल में खुलती है, भाई वो अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इंदौर ना विकास हो, भोपाल का विकास ना हो, लेकिन सवाल ये है कि वहां के लोग वहां के विकास के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें भी तो अपने विकास के लिए लड़ना पड़ेगा ना। और कब, जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति रहेगी, जब हम अगर हम उस चीज को अपने दृढ़ संकल्प अंदर रखेंगे कि नहीं हमें शहर का पहले देखना है, अगर शहर के नेता थोड़ा सा अपना आपसी वो खत्म करके और अपने लिए ना सोच के थोड़ा सा शहर के बारे में सोचें, तो मैं ये मान के चलिए कि आज जबलपुर की स्थिति कहीं ना और अच्छी स्थिति में हम होते। तो आज हम इस चीज को हम स्वीकार भी करना चाहिए सभी लोगों को, कहीं ना कहीं आज हम पिछड़ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि आज हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हम क्या बन सकते थे और आज हम दौड़ में हैं। अब मैं संभावनाओं की बात करना चाहूँगा आपके मंच की ओर से, क्योंकि ये बात उठती है कि संभावना हमारे कहाँ है। देखिए हमारे यहाँ प्राकृतिक जो देन है, आज भेड़ाघाट हमारे कितना अच्छा स्थान है, लेकिन आज भी हम उसको विश्व कहते हम जरूर है, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं कि चलिए भेड़ाघाट, लेकिन एक विश्व स्तर का एक पर्यटक स्थल, ईमानदारी से आप माने, आज भेड़ाघाट नहीं बन पाया है विश्व स्तर का। जब क्यों बन सकता है? वहाँ के आसपास की आप जो पहाड़ी, उनका हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम ये चीज बता नहीं पा रहे कि ऐसा स्थान विश्व में कहीं नहीं है, ये हम इसका प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो ये मेरा जो विचार है कि जो भेड़ाघाट एक हमारा एक प्राकृतिक स्थान ऐसा दिया गया है कि जिसको हम उसको एक डेवलप कर सकते हैं कि लोग यहाँ आकर उस चीज को देखें। दूसरा एक मदन महल हमारा जो किला है, उसका भी हम विकास उस हिसाब से, वो भी एक धरोहर, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। और रानी दुर्गावती का जो हमारा किला है, जो मेरा व्यक्तिगत, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, उसका भी हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए। आज वहां पर इंक्रोचमेंट हो गए, हाई कोर्ट ने जब इंटरफेयर किया तब वहां की इंक्रोचमेंट, मतलब आप अपनी जो चीज है उसी को नहीं बचा पा रहे हैं, उसके संभाल नहीं पा रहे कि आपका जो मदन महल का किला है उसको अपने इंक्रोचमेंट से नहीं बचा पाए, वहां पर उत्खनन, ये सब सारी चीजें आज वो इस तरह आप खुद जाके देख सकते हैं, जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी। मदन महल का भी एक अपना एक गौरव रहा है, रानी दुर्गावती का एक इतिहास रहा है, तो उस चीज को आज खोते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तीसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि अपना जो मेरा एक और कहना है कि हम कहीं ना कहीं हमारा जो एटमॉस्फेयर है जबलपुर के आसपास के क्षेत्र का, तो इसमें फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म मेकर्स हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं आकर्षित कर सकते। कुछ लोगों ने प्रयास किए लेकिन उनको वो ग्राउंड नहीं मिला। आप देखिए बड़े बड़े फिल्मकार आए, अशोका द ग्रेट एक फिल्म आई थी और वो बेस्ड थी हमारे इतिहास के ऊपर को, तो वहां का जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, उनके मन में एक कॉन्सेप्ट था कि हमें एक इतिहास बताना है, और जब इतिहास बनाया तो जबलपुर का नाम अगर उनके मन में आया तो कहीं ना कहीं ये हमें को विचार करना चाहिए था यहाँ के लोगों को, यहाँ कि आखिर इन्हें क्यों सोचा, उस कॉन्सेप्ट हमें क्यों लाए। तो उस चीज को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। लोगों ने किया, पेपर में आया कि आज अशोका द ग्रेट की शाहरुख खान आए, ये आए, लेकिन उस चीज को, उस मोटो को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जबलपुर के आसपास के काफ़ी क्षेत्र हैं, न्यू भेड़ाघाट डेवलप किया जा सकता है, यहाँ से दूर आगे कटंगी कटाव क्षेत्र है, आसपास पहाड़ी क्षेत्र है और मां नर्मदा के ऐसे तट हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं हम फिल्म मेकर्स को उनको ऐसा दे सकते हैं कि वहाँ पर एक नई इंडस्ट्री वहाँ पर स्थापित हो और उससे जबलपुर का कम से कम एक उस दिशा में भी हम आगे बढ़ें। तीसरी एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास आप देखिए कि रॉ मटेरियल खनिज संपदा का, यहाँ से सिहोरा ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ आयरन की खदानें हैं। अब तो सुनने में आया कि वहाँ आसपास सोने और चांदी की खदानों की भी संभावना है, आसपास पेट्रोलियम की खदानें भी अपने यहाँ बन सकती हैं, अपॉर्चुनिटी है। तो इस चीज़ पे हमें गौर करना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा कि हमारा अगर रॉ मटेरियल है, हमारी अगर चीज़ है, तो उसका हम जबलपुर में उपयोग करेंगे, हम जबलपुर के डेवलपमेंट के लिए करेंगे और जबलपुर के माध्यम से वो सारे देश में या प्रदेश में या विदेशों तक वो चीज़ जाए। तो ये डेवलपमेंट लेकिन जबलपुर का होगा। अगर जबलपुर में वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होगा
तो इंडस्ट्री आएंगी, बाहर के लोग आएंगे। जैसे आज रायपुर देखिए, रायपुर बिलासपुर में वहाँ का जो कोयला है, वहाँ का ज्वार वहीं पर आकर इतनी बड़ी, रायपुर को पहले इतना बड़ा था नहीं, ठीक बात। लेकिन आज रायपुर क्यों बढ़ा है? क्योंकि वहाँ का जो रॉ मटेरियल है, उन्होंने कहा नहीं हम यहीं पर इंडस्ट्री बनाएंगे, तो पूरे देश का विदेशों की भी यहाँ कंपनियां वहाँ रायपुर में आई और उन्होंने आयरन के इतने बड़े बड़े अपने कारखाने खोले। हम भी खोल सकते हैं, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है खनिज संपदा की। आज आप देखिए आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में और यहाँ से जा रहा है, बहुत गंभीरता आप लोग इस विषय पे देख, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, खनिज संपदा हमारी जा रही है और उसका उपयोग बाहर किया जा रहा है, लेकिन क्यों ना जबलपुर में किया जाए? तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेंगी, इस चीज को रोकना पड़ेगा कि नहीं, अगर हमारा जबलपुर का ही चीज है तो हम जबलपुर के डेवलपमेंट पहले देखना पड़ेगा। जय भारत, जय मध्य प्रदेश के साथ साथ हमें जय जबलपुर का भी अपने मन में वो दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि नहीं भाई, हम शहर के लिए हमारे पहले बात रखी जाए। हम सारे देश के लिए, विदेश, अपने प्रदेश के लिए सब विकास की बात करेंगे, लेकिन आज जबलपुर भी तो जबलपुर के बारे में भी सोचें। आज कोई भी बात आती है जबलपुर को पीछे धकेल दिया जाता है। हम हर चीज में आप दृष्टिकोण, कोई भी इंस्टीट्यूशन आता है, हमारा हाईकोर्ट था, अब न्यायदानी की बात आप करें, मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग हुआ और दुख भी हुआ कि आप जबलपुर को न्यायदानी की बात करते हैं। और जब नेशनल लॉ इंस्टीट्यूशन स्थापना होनी थी मध्य प्रदेश में, तो वो भोपाल में खुलता है। ये बुराई नहीं है कि भोपाल में खुला, लेकिन एक हमारे शहर का दर्द है कि जब हाईकोर्ट है, यहाँ पर मुख्य पीठ है, तो उससे रिलेटिव कम से कम चलिए ठीक है, आप एक पॉलिटिकल कैपिटल है, एक इंडस्ट्रियल कैपिटल इंदौर को डेवलप किया, तो जबलपुर को अगर आप बौद्धिक स्तर पे या न्याय के उसके अगर राजधानी के रूप में देखना चाहते हैं, तो फिर उस चीज के लिए प्रयास होना ईमानदारी से। कहने को सब बोलते हैं कि नहीं जबलपुर का महाकौशल का एक विकास की तरफ हम धारा जोड़ेंगे, लेकिन वास्तविकता बहुत दूर अपन उसको नहीं मानते हैं। आज हमारा युवा देखिए, आज हमारा युवा भी शहर के बारे में आज उसकी उदासीनता इतनी बढ़ गई कि अब जो आगे वाली जनरेशन है, हम उसको शहर में नहीं रोक पा रहे हैं। और आप देखना आगे ये बहुत ही दिक्कत होगी कि जबलपुर का जो मूल व्यक्ति है, ऐसा ना वो धीरे धीरे करके पलायन दूसरे शहर में हो जाए, क्योंकि जनरेशन की बात है। हमें विचार ये करना है, हम वर्तमान तो ठीक है, हम चल रहे हैं, हम जनरेशन को क्या दे रहे हैं, हम फ्यूचर को क्या दे रहे हैं, हमें उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा शहर के बारे में कि भाई हम तो चले गए, ठीक है, चलो सबका प्रयास चल रहा है, लेकिन हमारी जो आने वाली पुस्तें हैं शहर में रहें, शहर के विकास के बारे में वो कब होगा, जब उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, ऐसा माहौल देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ऐसी स्थिति बनेगी कि उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। आज भी देखिए स्वास्थ्य में भी बड़ी बात नहीं, लोग अभी भी डरते हैं कि जबलपुर में इलाज ना कराएं। आज भी नागपुर, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद की तरफ क्यों नहीं जा सकते हम? जैसा मेरे को तो जानकारी है, हम लोग तो हाईकोर्ट में सारे केसेस आते हैं, सब देखते हैं, सब प्रकार की है। लोग आना, बाहर के डॉक्टर्स और उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। नागपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल ये सोचते हैं कि जब जबलपुर से इतने लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर है तो क्यों ना हम वहाँ डालें, लेकिन उनको यहाँ पर ग्राउंड में कोई हेल्प की नहीं जाती है। कहीं ना कहीं उनको जैसी वो सोचते हैं उनको वो सुविधाएं दी नहीं जाती, फिर वो अपना मूड बदल लेते हैं। तो हमें आकर्षित करना पड़ेगा शहर के प्रति। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं देश मतलब नेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो चीज़ पे हमें उनको आकर्षित करना पड़ेगा। जब वो शहर के बारे में आएंगे तो हमारे अंदर की एक इच्छा शक्ति बढ़ेगी, एक हमारी जो उदासीनता धीरे धीरे खत्म होगी कि नहीं अब हम जबलपुर भी हमारा मेट्रो सिटी बनने की लाइन पे बढ़ रहा है, तो हमें उस लाइन पे चलना पड़ेगा राकेश जी। और अगर ये आज भी नहीं संभले तो ये मान के चलिए हम काफ़ी पिछड़ जाएंगे। आज एक छोटी सी बात लीजिए, फ्लाईओवर रीवा सतना में फ्लाईओवर बन चुके हैं, छोटे छोटे शहर, छिंदवाड़ा में बन गया है, छोटे छोटे शहरों में फ्लाईओवर। आज हमारे लिए फ्लाईओवर एक बहुत बड़ी चीज मानी जा रही है कि फ्लाईओवर ये बताइए इंदौर, भोपाल में तो मतलब फ्लाईओवर हर शहर में आज हम एक फ्लाईओवर नहीं दे पा रहे हैं। आज ये स्थिति है। उसमें भी आज देखिए ऐसा प्लान बनाते हैं कि पहले फ्लाईओवर का था कि मदन महल, जैसे आप लोगों को जानकारी हो कि मदन महल बनाना है, फिर वो बढ़ा, जबकि बात ये आई थी कि दमोह नाका से लेके हमें पूरा जो वहाँ का ट्रैफिक है उसको कन्वर्ट करके सीधा मदन महल क्रॉसिंग के उस तरफ उतारना है। आज देखिए क्या जो उन्होंने प्लान बनाया है कि उसको परिजात बिल्डिंग के वहाँ पर उतार रहे हैं। अब उसका क्या सेंस है? आप देखिए ना, प्लान कुछ बनाते नहीं है। आज जबलपुर जैसे स्थिति किसी शहर में नहीं है कि आज रोड बनती है, 2 दिन बाद फिर खोदने वाले आ जाते हैं, बोले भैया क्या हुआ, अभी तो रोड बनी थी। उन्होंने बोला नहीं, अब इसमें क्या बोलते सीवर बचना है, अब इसमें नाली का वो होना है, अब इसमें अंडरग्राउंड लाइन डलना है। तो आप प्लान क्यों नहीं बनाते भाई? अथॉरिटी, आज नगर निगम अथॉरिटीज को भी मैं आरोप लगाता हूँ कि आप लोग जो प्लान बनाते हैं वो ईमानदारी से नहीं बनाते हैं कि हमें बिल्कुल कॉन्क्रीट प्लान जिसको बोलते हैं कि वो कॉन्क्रीट प्लान बनाएं कि नहीं ये शहर में हमें ये नीड है और अब
10 साल बाद हमें ये नीड आएगी, तो 10 साल या 15 साल या 20 साल की जो नीड है उसको आज सोच के आपको प्लांट उस हिसाब से डेवलपमेंट करना चाहिए। हम लगे क्या है छोटे फुहारा का चौड़ीकरण, बड़े फुहारा का चौड़ीकरण, पुराना जबलपुर उसको तोड़ फोड़ के इसको विकास नहीं कहते हम, उसको पुरानी चीजों को पुरानी यथावत रखें। हम क्यों ना शहर, नया शहर, आज विजयनगर क्षेत्र में एक अपना वो है कि वहाँ एक नया जबलपुर बन सकता है। ग्वारीघाट का पुल बना के ग्वारीघाट के उस तरफ भी हम चाहें तो एक नया जबलपुर की एक स्थापना कर सकते हैं, तो हम एक उस पे जाएं। आज देखिए नया इंदौर, नया जबलपुर, दिल्ली तक चांदनी चौक पुराना तोड़ के तो दिल्ली बनाया नहीं है, आज नोएडा है और वहाँ पर जो दूसरे उनको डेवलप किया। लेकिन हमारे यहाँ सोच यही है, उन्होंने कहा कि हमें क्या बोलते हैं, अभी जो चला था स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट चला था और राइट टाउन और नेपियर टाउन को उन्होंने टारगेटेड किया, वही तोड़फोड़ करने लगे। भाई स्मार्ट सिटी बनाना है तो आप एक नया जबलपुर की परिकल्पना करें ना। जब नए जबलपुर की परिकल्पना करेंगे तब तो हमारे लोगों में एक आएगा कि नहीं हमारा शहर आगे की ओर जा रहा है। जब तक हम नई चीजें नहीं सोचेंगे, वही पुरानी चीजों पे वो करते रहेंगे, तो हम कैसे उसको आगे कर पाएंगे। तो मेरा इस मंच से माध्यम से यही आप जो बेस यही है कि हम लोगों के मन में जो कहीं ना कहीं आज इस इच्छा शक्ति की कमी है, चाहे राजनीतिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से, हमें उस इच्छा शक्ति को, इस विल पावर को उसको बढ़ाना पड़ेगा और एक उदासीनता को कम करना पड़ेगा और हमें लड़ना पड़ेगा शहर विकास के लिए ईमानदारी से एक होके। ठीक है भाजपा के अपने इश्यूज रहते हैं, कांग्रेस के अलग रहते हैं, सब अपने अपने स्तर पे लड़ते हैं, लेकिन जब शहर की बात आए मैं कहता हूं डायरेक्ट ना सपोर्ट करें, इनडायरेक्टली आप कर सकते हैं ये। और ये दूसरे जो विकसित शहर हैं, मैंने उनके अंदर की जाके भावना देखी है। वो लोग अगर शहर विकास की बात आते हैं तो वो चाहते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्लान्स, कोई भी पॉलिसी अगर आई है तो हम पहले खींचेंगे। जबलपुर मतलब, लेकिन जबलपुर के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि नहीं, जो शहर जबलपुर के लिए इजीली पॉलिसीज हैं, इजीली इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं तो जो हम दूसरे शहर से क्या खींचेंगे। सवाल ये जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज जबलपुर की जो स्थिति है वो संतुष्टि, मैं तो अपने आप को संतुष्ट नहीं, ठीक है मेरा शहर है, हमें यहीं रहना है, लेकिन हम फ्यूचर जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ ऐसा विशेष नहीं दे रहे हैं और हम पिछड़ते जाएंगे। और एक हमारा गौरवशाली जो जबलपुर रहा है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा जबलपुर के, एक मेट्रो की भावना नहीं आ पा रही है अपने शहर में। आप देखिए कहाँ भावना पर आ पा रही है कि नहीं, हम एक बहुत बड़े शहर में, आज भी लोग मजाक में यही बोल देते हैं कि नहीं बड़ा गाँव है, तो तकलीफ होती है ना अपन लोगों को। आज मेट्रो शहर की भावना हमारे मन में आना चाहिए। और ये कब आएगी, जब हमारा राजनीतिक जो लीडरशिप है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक नेतृत्व है, जो हम जिनको नगर निगम में अपनी लीडरशिप देते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारियां समझना पड़ेंगी और शहर के लिए सोचना पड़ेगा, तभी हम आगे के लिए बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप कॉपी लीजिए। हमें लगता है कि आपने जो बात कही कि विकास की ललक जगानी पड़ेगी नेताओं को अपने अंदर, समाज को अपने, जो आपने कही कि है नहीं संवेदना नहीं है, सामाजिक संवेदना नहीं है, राजनीतिक संवेदना नहीं है। बहुत अच्छी बात की। और आपने भेड़ाघाट की जो बात की, जो संभावना को बताया था, भेड़ाघाट में लगता है कि प्राकृतिक और पौराणिक और ऐतिहासिक जो समृद्ध है उसको आप नहीं बना पाए। बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपने ध्यान दिलाया, ये सारी चीज़ें होता है। हमारे पास डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस राजेश मिश्रा हैं, उनका कोई सवाल है आपके लिए? आपने न्यायधानी की बात की, वकालत के पेशे से हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जनप्रतिनिधि, नेता, सामाजिक लोग ही आगे रहें, लेकिन जो समाज के लोग हैं जब अपने हक के लिए न्यायधानी के पास जाते हैं तो क्या वकीलों की ओर से काफ़ी सारे संगठन भी हैं, बहुत सारे बार एसोसिएशन हैं, इन्होंने तो अपने स्तर पर आवाज़ नहीं बुलंद की और लड़ झगड़ कर अपने, या उसमें कहीं पीछे रह गए? क्या कहाँ पीछे रह? नहीं भाई साहब, मैं इस बात से आपसे डिसएग्री करता हूँ। देखिए आज मैक्सिमम इश्यूज जो हैं शहर विकास को लेके, आप देखिए हाई कोर्ट से ही ऑर्डर होने के बाद बढ़ रहे हैं। सीवर की लाइन हो, कहीं ना कहीं PIL के माध्यम से, आज हाईकोर्ट के माध्यम से ही सारे, अभी कोविड का चल रहा था, लूटा मार मची थी पूरे, लेकिन फिर उसको कॉजिग्नेशन लिया माननीय उच्च न्यायालय ने और उस पर दिशा निर्देश जारी किए। सीवर लाइन के उस पर हाईकोर्ट के इश्यूज हैं। हाँ, ये आपकी इस बात से सहमत है कि सबको समग्र जवाबदारी लेनी पड़ेगी, अधिवक्ता भी उससे अछूते नहीं है। अगर अधिवक्ता भी सिर्फ हाईकोर्ट के डेवलपमेंट या अपनी वकालत, शहर विकास के लिए भी आपका जो कहना है, निश्चित रूप से मैं इस चीज को मानता हूँ।
लेकिन अभी तक जो प्रयास अपने बार एसोसिएशन की तरफ से हुए हैं, हम लोग ने जैसे अगर बार एसोसिएशन जागृत नहीं होता तो आज हाई कोर्ट का विखंडन फिर हो जाता। वकीलों ने उस चीज़ की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है, मैं इस चीज़ को रखूंगा और बार एसोसिएशन के बीच में वकीलों के माध्यम से वकीलों के बीच में कि भाई इसको हम शहर विकास में भी कैसे वकीलों का योगदान हो सकता है। लेकिन अधिवक्ता लोग लगे रहते हैं, PILs आती हैं, हम लोग लड़ते हैं। अब देखिए वकील की ताकत तो हाई कोर्ट है, हम लोग वहीं पर अपने बात रख सकते हैं और वहाँ से ऑर्डर्स लेकर के क्या बोलते हैं शहर विकास के। तो आज आप देखिए कितनी सारी PIL, चाहे मदन महल के अतिक्रमण को लेकर हो, मेडिकल के अतिक्रमण को लेकर हो, सारे हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंट हुआ भी। थोड़ा बहुत आज जो शहर दिख रहा हुआ निखार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के उन केसेस के उन प्रभाव आपके विधानसभा लोगों जुड़ा होगा तो इसमें बड़ा योगदान। हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आपने दर्द बयां किया कि शहर विकास को लेकर राजनीतिक लोग इस तरह से बात करते हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक उदासीनता है। कभी कभी ऐसा कोई अवसर मिले, ऐसी कोई चीज़ मिले, वकालत के विषय वाले लोग आगे आके काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर शहर विकास की बात आएंगे, अधिवक्ता कहीं पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे आएंगे। लेकिन पहले मैं बोलता हूँ, वकालत एक हाई कोर्ट प्रमाइसेस या वहाँ तक वकील से आप जनप्रतिनिधि उस भावना को पैदा करें, उसमें फिर वकील निश्चित रूप से जुड़ेंगे। वकील क्या, डॉक्टर जुड़ेंगे, जितने विधायक हैं सब लोग आगे आएंगे। भाई अगर शहर का विकास होगा तो हम भाई वो तो एडवोकेट्स का ही विकास होगा, डॉक्टर्स का ही विकास सभी लोग चाहेंगे। तो अगर लेकिन उसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं सबसे पहले उनको आगे आने पड़ेगा, उनको एक दिशा निर्देश, उनको एक गाइड तो करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले उनकी बनती है कहीं ना कहीं। आज देखिए 30-40 साल से हमारा मतलब, मैं किसी पार्टी की बात नहीं रखता हूं, लेकिन 25-30 साल से हमें नहीं लगता कि जो लीडरशिप बहुत ज्यादा आप भी देख रहे हैं कि वो शहर के विकास के लिए बहुत ज्यादा वो हो रही हो, वो बात अलग है। और मंच ऐसा है कि मैं राजनीतिक बात नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल स्वेच्छा 25-30 साल से भाजपा पे ज्यादा विश्वास किया जा रहा है, लेकिन वो चीज आज उतना मैं नहीं समझता हूं कि उतना उनने दायित्व तो अपना निभा पाए अभी तक। लीडरशिप में स्ट्रगल की कमी देख रहे हैं। लीडरशिप में स्ट्रगल की कमी है। नीलेश चौधरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से शहर के विकास की गति को देखते हुए नगर निगम के चुनाव भी होगी आने वाले समय में, तो हमें कैसे जनप्रतिनिधि चुनने चाहिए? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और समय के हिसाब से आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया भाई साहब। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जो अगर शहर विकास के संबंध में हम बात रखें कि जिसको शहर का सब नॉलेज पता हो। दूसरा उसका बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा, जनता इस हिसाब से जुड़े कि जो रेगुलर जनहितैषी मुद्दों को उठाता रहा हो, रेगुलर कनेक्टिविटी में रहा हो। आज देखिए नगर निगम का जो पार्षद का चुनाव होता बहुत बड़ा मोहल्ले की साफ सफाई, नाले, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति वो है। अब लेकिन हम बड़े स्तर पे पूछें, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाह रहा था कि महापौर, ठीक है ये तो पार्षद का है, तो पार्षद में हम प्रतिनिधि ऐसे चुने जो लोगों के बीच का हो और उसको कम से कम मोहल्ले और उसकी जानकारी हो और वो उस हिसाब से। लेकिन महापौर आप मान के चलिए, पिछले अगर हम 4-5 महापौरों का कार्यकाल देखें तो मेरे को सिर्फ ध्यान आता है विश्वनाथ दुबे जी का कार्यकाल। आप लोग भी स्वीकार करें या ना करें, लेकिन एक बार को उन्होंने मॉडल रोड का जो एक मॉडल दिया, निश्चित तौर आप इस चीज को मानेंगे कि मॉडल रोड का और भी उनका जो था, लेकिन एक बेस जो था आज भी उनको याद किया जाता है। उसके बाद के शायद पब्लिक के बीच में ऐसा कुछ नहीं आया कि उस महापौर ने ऐसा किया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कॉन्क्रीट वर्क नहीं हुआ। ठीक है, जो जनरल वर्क, जो प्रोग्रेस, ठीक है, सीवर लाइन का प्रोजेक्ट का, लेकिन जो चीज ऐसा कि हम यादगार चीजें हों तो वो, तो अब हमें ऐसे महापौर की आवश्यकता है फिर से कि जो शहर के लिए सोचे, अपने राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए अपनी व्यक्तिगत हितों को थोड़ा सा किनारे रखते हुए जो शहर का कॉन्सेप्ट के जिसके विजन हो। मैं चाहता हूं कि जनता उसी को महापौर के रूप में चुने और राजनीतिक पार्टियों से भी निवेदन करूंगा कि वो ऐसे कैंडिडेट्स दें जो कम से कम इस विजन के साथ उसको पूरा कर सके। वहाँ पर तत्कालीन चाहे नगर सत्ता हो, उसको वो काम गलत कर रही है। विपक्ष की भूमिका निभाए। नगर निगम नर्मदा जी में नालों की भूमिका है, नाले हैं, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन शैडो गवर्नमेंट क्या कर रही है? शैडो गवर्नमेंट उस बात को मतलब तो कोर्ट में क्यों नहीं ले जा पा रही है, या शैडो गवर्नमेंट नगर निगम पर क्यों नहीं प्रेशर बना पा रही है? देखिए मैंने अभी बोला राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जब मैंने बात बोली तो मैंने नॉट ओनली इसको सत्ता पक्ष को, विपक्ष को भी उसमें शामिल किया है कि जब राजनीतिक मैं बात कर रहा हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो कहीं ना कहीं मैं स्वीकार करता हूँ कि चाहे वो भाजपा के लीडर्स हो, कांग्रेस के लीडर्स हो, विपक्ष हो,
तो ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि विपक्ष का भी एक अपना एक अहम रोल रहता है। कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, लेकिन गलत तब कर रहे हैं जब हमको गलत करने दें। हाँ, लेकिन जहाँ तक आप भ्रष्टाचार की बात करें, देखिए भ्रष्टाचार तो देश का मुद्दा है, वो तो ठीक है, एक अलग इशू है, लेकिन जब हम भ्रष्टाचार शुरू तो वार्ड लेवल से होता है। बिल्कुल आपका हम हम उसको वहीं पर रोक लें, किसी एक वार्ड में कोई गलत हो रहा है और हम शैडो गवर्नमेंट होने के नाते वहीं पर हम अड़ के खड़े होते हैं, तो हम उसको उसी लेवल पर रोक लेंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात से स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आज फिर आपसे एक सामने बात रखना चाहूंगा, उसको मैं थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करना चाहूंगा। तो भ्रष्टाचार तो एक देशव्यापी मुद्दा है। देखिए भ्रष्टाचार का करें ना भ्रष्टाचार, लेकिन जब पॉलिसी तो लाएं, बड़े बड़े वो तो अभी उसी पे छोटे छोटे उस पे जो चल रहा है और हम उसी पे बोलते हैं कि भ्रष्टाचार, अभी वो चीज आ कहाँ पा रही है। देखिए इसको मैं एक सामाजिक उदासीनता का कारण भी तो यही है ना। हाँ, समाज देखता है कि कोई हमारी लड़ने को तैयार ही नहीं है, वही मैं बात कर रहा हूँ। शैडो गवर्नमेंट में हमारे लिए बिल्कुल ये स्वीकार, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज को कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, विपक्ष को भी आगे आना पड़ेगा और विपक्ष को भी अपनी पूरी ताकत से जो मुद्दे आते हैं, मैं बात वही बोल रहा हूँ कि शहर की बात पहले की जानी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और विपक्ष को भी ये बात उठानी चाहिए। मैंने तो ये स्वीकार किया इस चीज को, लेकिन सत्ता पक्ष, मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, 25-30 साल से आप खुद लीडरशिप देख लें, किस पार्टी पे ज्यादा विश्वास शहर के लोगों ने दिखाया, उनकी कहीं ना कहीं उदासीनता मैं उनको ज्यादा जवाबदार मानता हूँ, क्योंकि जब जिनके पर विश्वास कर रहे हैं आप देखिए ना, लगभग 30 ईयर्स आप खुद देख लीजिए, मैं किस राजनीतिक पार्टी के बारे में विश्वास ज्यादा दिखाया, उनकी एक उत्तरदायित्व बनता है। क्यों नहीं आज इतना बड़ा नेता हम शहर में दे पाए कि जो आज हमारे नेताओं को बाहर के नेताओं के पीछे चलना पड़ता है, ऐसी क्यों लीडरशिप दी? वही बात मैं कह रहा हूँ कि आखिर उनको एक्सपोज कौन करेगा? एक्सपोज करने, तो शैडो गवर्नमेंट ही करेगी। बिल्कुल इस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ, शैडो गवर्नमेंट को करना चाहिए और विपक्ष का एक अपना अहम रोल रहता है, क्योंकि मुद्दे को खोलने का काम तो विपक्ष ही करेगी। निश्चित रूप से मैं इस चीज को कहीं ना कहीं उस बात में भी हम पीछे रहे हैं, लेकिन भाई सत्ता पक्ष आज मैं वही जो आज देखिए, आप दिल्ली से लेकर के नगर निगम की सत्ता किस पार्टी के हाथ में है, आप ये भी तो विचार करिए कि हमें जगह कहाँ मिल रही है, वहां से लेकर नीचे तक सारी उनके वो लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर भाई साहब आप ये देखिए, शहर का अगर भाजपा का एक लीडर, क्योंकि भाजपा पे ज्यादा भरोसा दिखाया जा रहा, वो अगर मांग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि और अगर जब अच्छी पॉलिसी आप लाओगे तो हम भी उनका समर्थन देंगे, हम भी उनका साथ देंगे, और कहीं बात आएगी तो फिर उस चीज को कोर्ट में भी ले जाएंगे। कांग्रेस की एक बहुत अच्छी योजना थी विधायक पाठशाला जी, और ये बहुत निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना थी, जिसमें कि गरीब वर्ग के बहुत से बच्चे जाते थे, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे। अभी आपने रोजगार की बात की जी, तो रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं है, रोजगार का अर्थ है कि स्किल डेवलपमेंट इतना अच्छा हो कि हर आदमी अपना कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम करके और 4 लोगों को रोजगार दे सके। जो विधायक पाठशाला का जो कॉन्सेप्ट सरकार हटने के बाद वो पाठशालाएं सब बंद हो गई, तो क्या इस बात को हम फिर से शुरू कर सकते हैं पार्टी लेवल पर, जैसा कांग्रेस की? निश्चित रूप से मैं इस बात को ऊपर रखूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी हैं, और इस बात को मैं आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। निश्चित रूप से उस चीज का फायदा मिल रहा था, विधायक पाठशाला जो चल रही थी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, और आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, मीडिया अगर चीज को अप्रिशिएट करते, मैं समझता हूं कि हम लोगों को अंक मिल गए। तो यस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और उस पर चलना चाहिए, और मैं माननीय तनखा साहब के माध्यम से इस बात को पार्टी के उस पर रखूंगा। बिल्कुल मैं इस चीज को रखूंगा। बच्चे जो महंगी कोचिंग में जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम अच्छे उनको कोच दें, अच्छे उनको टीचर्स दें, और उनको वहाँ बच्चों को ला के पढ़ाएं, जो बहुत गरीब वर्ग के बच्चे, बिल्कुल जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, वो भी वहाँ से पढ़ के SDM होकर निकले, तहसीलदार होकर निकले, DM होकर निकले। तो आखिरकार तो शहर के विकास में कांग्रेस की भूमिका बन सकती है। मैंने वही पहली बात बोली कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो बेस्ट चीज 3 चीजें हैं, मैंने शुरू में कार्यक्रम के बोला है कि ये तीनों चीजें में पिछड़। स्वास्थ्य में इसलिए नहीं करूँ कि कांग्रेस अपने हेल्थ कैंप लगाती रहती है, तो स्वास्थ्य की बात मैं नहीं कर रहा, शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। विधायक पाठशाला थी और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो अब विधायक पाठशाला अगर नहीं चल पा रही है तो कांग्रेस अपनी पाठशाला नहीं, आपका सुझाव है, इसको मैं पार्टी के मंच पे रखूंगा, माननीय तनखा साहब के माध्यम से इस चीज को रखूंगा कि इसको फिर से और अच्छा कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है, इस पे भी हम लोग विचार करेंगे, मंथन करेंगे। अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ। जबलपुर की लॉ प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बाकी जो जुडिशरी में है तो जानते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए एक तो लॉ एकेडमी है जो भोपाल में हो गई है, उसको यहाँ स्थापित करने के क्या प्रयास करेंगे?
क्या इसी संबंधित और भी एकेडमियाँ यहाँ पे न लाई जाए, जिससे जो न्यायिक राजधानी की जो दल से झेल रहे हैं सही। उससे उबर सकें। इसलिए लॉयर जो है क्या इस पर प्रयास कर रहे हैं? देखिए, लॉयर्स प्रयास निरंतर कर रहे हैं। हम लोगों की एक पहली मांग है, क्योंकि प्रिंसिपल सीट है आज जबलपुर में हाई कोर्ट की, हम ये मांग करते आ रहे हैं कि जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, आज देखिए जबलपुर में कितनी ट्रिब्यूनल्स हैं, मोस्टली ग्वालियर में चली गई रेवेन्यू और काफ़ी भोपाल में चली गई है काफ़ी ट्रिब्यूनल्स। तो मैंने वही बात शुरू में बोला था कि जबलपुर को अगर न्यायधानी बनाने की बात रखी थी तो उस पर ऑनेस्टली ईमानदारी से उस पर विचार करना था। सारी ट्रिब्यूनल्स यहाँ होना चाहिए था। जितना एकेडमिक लॉ का संबंधित जितनी भी एकेडमिक वर्क हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, सब जबलपुर में स्थापित होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा ना। वही सोतेला व्यवहार का तो हम दंश सह रहे हैं आज जबलपुर वाले। हमारे साथ हमेशा शुरू से, मैंने आपको अंग्रेजों से पहले के लिए 1947 का अपना इतिहास, और आज जबलपुर कहाँ है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें ही पिछड़ गए। आज न्यायधानी सिर्फ बातों के लिए वो कर, लेकिन आज उस चीज को आप फॉलो नहीं हो पा रहे, ग्राउंड पे वो चीज नहीं हो पा रही है। आज अधिवक्ता समुदाय इसके लिए लड़ रहा है। अगर नहीं लड़ता होता तो आज फिर हाईकोर्ट का एक विखंडन हो चुका होता। विखंडन ही रोक पाए, बाकी चीजें तो आ नहीं पाई ना। बाकी के लिए प्रयासरत है, लेकिन उसके लिए आपको सरकार जो है, सरकार को सोचना पड़ेगा। हम तो निरंतर मांगे कर रहे हैं इस संबंध में। एक PIL भी पेंडिंग हुई है, उसमें नोटिस हुए हैं कि सारे ट्रिब्यूनल, चूंकि प्रिंसिपल सीट जबलपुर है, आना चाहिए। और मैं ये बात पहले भी, हम लोगों को काफी दर्द हुआ था जब नेशनल लॉ इंस्टीट्यूशन भोपाल में खुला था, हम लोग भी तकलीफ थी। आज हमारे यहाँ के जो यंग लॉयर्स हैं या जो लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो इस चीज एकेडमी वगैरह है, उसके लॉयर प्रेशर बना सकते हैं, तो लॉयर भी प्रेशर बनाएंगे। नहीं, प्रेशर बनाते हैं, लेकिन हम लोग जितना कर सकते हैं उतना प्रेशर तो बनाते हैं। भाई देखिए, क्या है, जो अभी तो हम लोग उसी में लगे हैं कि जो है वो बचा रहे। आप समझे, अभी तो हम लोग लॉयर्स इस लड़ाई पे लड़ते कि जो है वो बचा रहे। आगे लाने की बात तो हम लोग करते ही हैं, और निरंतर मांग उस चीज को हम लोग करते आ रहे हैं कि भाई ट्रिब्यूनल्स जो हैं, वो ट्रिब्यूनल्स जबलपुर में आना चाहिए। एक न्याय, एक हब बन जाए, न्याय का एक हब बना दे जबलपुर को। ठीक है, चलो आप इंडस्ट्री, मैंने फिर बोला कि इंडस्ट्री राजधानी आप इंदौर को सोचते हैं मानसिक चिंतन के रूप में, पॉलिटिकल हमारी कैपिटल भोपाल, क्यों ना हम न्यायधानी के रूप में जबलपुर को विकसित करें और सारे उस एक हब, जुडिशली हब जिसको बोलना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मानवाधिकार का जो भी आप देखते हैं, तो जो क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है? अब उसके लिए देखिए, ये तो लोगों के मन में इस चीज़ की, मैंने शुरू से हर चीज़, बिना इच्छा शक्ति के कोई काम नहीं हो सकता। जब तक आपके मन में इच्छा शक्ति ना हो, ओपन जेल वगैरह कोशिश करेंगे। अब उस ओपन जेल, अब देखिए क्या है कि वो काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें सुधार होना चाहिए। अंडर प्रोसेस भी हैं, हाईकोर्ट भी इस चीज़ पे चिंतन मंथन करता है, लेकिन हाईकोर्ट क्या है, अपनी बात को, जब ये पॉलिसी सरकार बनाना है, अपनी बात आगे बढ़ा देती है, लेकिन जब वहाँ से ही पॉलिसीज नहीं बनेंगी, सरकार उन चीज़ों को, आज हाईकोर्ट या हाईकोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार या इवन द हाईकोर्ट अगर कोई रिकमेंडेशन करता है, लेकिन वो सरकार के बीच में पड़ी रहती है, वो कार्य योजना बन नहीं पाती है, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं उसके। जेलों में जो दबाव है, ओपन जेल वगैरह बनने से कुछ कम होगा और रेगुलेशन को आगे बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल होना चाहिए ओपन, उसमें सुधार भी आना चाहिए। बिल्कुल उस चीज़ को हम लोग बात उठाएंगे, और आपको बहुत अच्छा सुझाव है उस पर। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, और हम लोग इस पर विचार करके और बैठक रख करके इस पर विचार करके इस बात को मांग करेंगे। इस पर बहुत बड़ी अच्छी बात है कि शुरू में आपने सामाजिक और राजनीतिक उदासीनता की बात की, तो आपको क्या लगता है कि ये उदासीनता आई कैसे और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, उदासीनता या इच्छा शक्ति किसी के मतलब कैसे घर कर गई, ये घर में, हाँ, पूरे समाज में, समाज में ऐसे घर कर गई। मैंने आपसे बताया कि 1947 जैसे ही हम स्वतंत्र हुए, सबसे पहले हमें पीछे धकेला गया कि हमारी राजधानी, इसको नहीं किया जाए। हमारे जो टैलेंटेड लोग थे वो आज धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। तो जो आज उदासीनता का जो माहौल बनता जा रहा है, उदासीनता इसलिए भी आई है क्योंकि हमें जो राजनीतिक प्रतिनिधि जो ले जा सकते थे वहाँ तक ले जा नहीं पाए। तो आज जनता के मन में भी आ गया कि अरे यार, अब नेता ही नहीं इस शहर के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग क्या करें। तो ये कहीं ना कहीं एक उदासीनता हमारे बीच में आ गई। अब उनके मन में क्या आ गया, जब अपॉर्चुनिटी आप नहीं रहेगी, अरे यार ठीक है, लड़के को 12th तक यहाँ पढ़ाओ, उसके बाद फिर इंदौर भोपाल वहाँ पढ़ा के फिर उसके भविष्य उसका, तो वो धीरे धीरे माइनस होती चली गई। तो कहीं ना कहीं मैं फिर बात वही बोलूँगा कि हमारा जो डेवलपमेंट है उसको पीछे धकेला गया है, और ये साजिश भी है कहीं ना कहीं कि जबलपुर एक जिस स्तर पर बढ़ना था, इसको राजनीतिक साजिश के, इसको पीछे धकेला गया है, हमारे हक को पीछे धकेला गया। और जब कहते हैं ना धकेले तो अब मन में हमारा, आज मैं वो बात वही बोलता हूँ, आज हमारे शहर के लीडर्स, क्यों ना शहर के लीडर्स, ऐसी लीडरशिप आना चाहिए कि आसपास कि उसके अंडर में एक लीडरशिप ऐसे होना चाहिए कि सारे नेता रहें। लेकिन आज हम भी भोपाल या
बिल्कुल ईमानदारी से इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। वहाँ की लीडरशिप के पीछे हमें चलना पड़ता है, तो वो उदासीनता धीरे धीरे बढ़ती गई और आज ये स्थिति आ गई कि आज जनमानस में ये चीज़ घर कर गई कि नहीं, अब जबलपुर का विकास उस स्तर पर नहीं हो पाएगा और वो अपने प्लान जो हैं, अपने फ्यूचर्स प्लान उस हिसाब से बनाने लगे कि नहीं अब जबलपुर में कोई भविष्य नहीं है। वो उदासीनता धीरे धीरे बढ़ती है, उसको दूर किया जा सकता है। मैं ये कहीं नहीं कहता हूँ, हर चीज़ को हर स्तर पे सुधार किया जा सकता। आज भी अगर हमारा एक दृढ़ संकल्प के साथ सारे नेता इस चीज़ को मान लें कि नहीं, हम शहर विकास के लिए अगर कोई बात आती है और एक होकर के हम इस चीज़ को रखेंगे, तो आज भी जबलपुर शहर ऐसा नहीं है, टैलेंटेड शहर है। बौद्धिक स्तर के रूप में मैं समझता हूँ इतना टैलेंटेड शहर कहीं नहीं, हमारे एक से एक ब्रेन है। अगर आज भी उनको अवसर दिया जाएगा तो आज फिर हमारा जबलपुर, फिर हमारा वो जो एक गौरव रहा है और आगे और बढ़ सकता है, गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित किया जा सकता है। नेताओं को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, मजबूत करना चाहिए। कोई धक्का दे तो पीछे ना हटे। धक्का दे तो पीछे नहीं, और लड़ना चाहिए, ईमानदारी से लड़ना। अपना राजनीतिक फ्यूचर को दाव भी लगाना पड़े तो मैं समझता हूँ लगाना चाहिए शहर विकास के लिए। तब मैं उस नेता को मैं सही लीडर मानूंगा तो वो वाकई में शहर के लिए सोच रहा है। और फिर अच्छा, ऐसे लीडर्स जो हैं लंबे समय तक याद भी किए जाएंगे। आप बिल्कुल मानिए, अगर कोई त्याग करके और अगर वाकई में ऑनेस्टली कर रहा है तो उसको आदमी याद रखा जाएगा उसको भविष्य में। बगैर संघर्ष के तो सफलता मिलती नहीं, नेताओं को भी करना पड़ेगा, नेताओं को भी संघर्ष, समाज को भी करना पड़ेगा। आपको लगता है कि वर्तमान मौजूदा दौर में ये संभव है कि कोई नेता त्याग कर सके? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया 25-30 साल से ऐसा चलता आ रहा है। अब नेताओं की स्थिति चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनको स्वाहित ज़्यादा दिखता है, साथ में मिलकर ठेकेदारी और ये कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों को नहीं दिखता। अब मैं देखिए व्यक्तिगत आक्षेप तो मैं किसी पे नहीं लगा सकता हूँ, उचित भी नहीं है कि किस नेता को आगे अपना त्याग करना चाहिए। ये तो जवाबदारी, ये तो सामूहिक जवाबदारी लेनी पड़ेगी ना नेताओं को। और कौन जो त्याग करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसको याद किया जाएगा। अब मैं किसी को बॉन्ड तो नहीं कर सकता कि नहीं आज कांग्रेस के इस लीडर को ये त्याग करे। मेरा कहने का मतलब जुडिशियरी को ये दिखता नहीं है क्योंकि वो मामले जो रहते हैं, कई मामले ऐसे रहते हैं कि किसी व्यापार को लेके भाजपा हो या कांग्रेस के व्यक्ति ही न्याय की शरण में बैठे रहते हैं, चाहे वो कोई भी लीडर हो। शहर में ऐसे कई मामले हैं भी। तो क्या ये जुडिशियरी में जो सीट्स पे बैठे लोगों को दिखता नहीं कि ये दोनों चले आए? कैसे शहर का विकास संभव है जब दोनों सिर्फ स्वाहित पर देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ हाईकोर्ट का चिंतन, बिल्कुल आप ऐसे मुद्दे में हाईकोर्ट बहुत संज्ञान लिया है। मेरे को भी 16 साल कंप्लीट हो चुके वकालत। मैंने इस दौरान काफ़ी ऐसे मुद्दे देखे शहर विकास को लेकर के जिनको हाईकोर्ट ने ही निर्णय किया। आज जबलपुर दमोह रोड आप जो देख रहे हैं वो हाईकोर्ट की देन है। आसपास की जो रोड है वो जबलपुर हाईकोर्ट की देन है। सीवर में जो गति थोड़ा बहुत बढ़ पाई वो हाईकोर्ट की देन है। जो इंक्रोचमेंट कम हो पाए वो हाईकोर्ट की देन है। तो देखिए, हाईकोर्ट की एक लिमिटेशन है, आप समझिए। हमारे संविधान में हर संस्थान का एक लिमिटेशन होती है। हाईकोर्ट का कुछ खुद का लॉ एनफोर्समेंट वो नहीं है कि भाई हम उनको आखिर डायरेक्शन तो अथॉरिटीज को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। अब सरकार को ये जवाबदारी बनती है कि देखिए कितने कंटेम्प्ट पिटीशन आज हाईकोर्ट में लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हाईकोर्ट तो निर्णय देता है लेकिन वो उसका पालन नहीं होता है। तो हाईकोर्ट मुद्दों पर आपने बात की, कांग्रेस से आप जुड़े हैं तो नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस की भूमिका पर क्या कहें? देखिए, कांग्रेस के अपने खुद मुद्दे हैं। शुरू से कांग्रेस पार्टी जो है वो शहर विकास को लेकर गंभीर रही है। मैंने अभी आपको विश्वनाथ दुबे जी का भी उदाहरण दिया। माननीय तनखा साहब ने भी, आप देखिए, अगर हमें 1.5 साल का समय मिला तो काफ़ी उन्होंने इस शहर के विकास की बातें रखी। 2 मंत्रालय कांग्रेस ने इसीलिए दिए कि जबलपुर के विकास के लिए कांग्रेस संकल्पित है और चिंतित भी है कि नहीं, जबलपुर का विकास होना चाहिए। और अब नगर निकाय आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा कैंडिडेट देगी कि जो जबलपुर के विकास के लिए एक नया आयाम स्थापित कर सके। और निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए कि ऐसा कैंडिडेट आएगा जो सर्वसम्मति से, जो सबको, जनता को भी लगेगा कि नहीं, ये कांग्रेस ने बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है। कॉफी हाउस विचार मंच के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एडवोकेट विजेश कुमार दुबे जी थे। सारे मुद्दों पर उन्होंने बहुत खुलकर अपनी बात रही और एक जो चूंकि न्याय व्यवस्था से वो जुड़े हैं तो एक दर्द उनके अंदर बहुत अंतर तक है, लेकिन वो दर्द हम सब कह सकते हैं जन सामान्य का भी है कि न्यायधानी होना भी चाहिए। वकील होने के नाते तो उनका है, हम जनता के नाते भी। और बहुत अच्छा लगा और उनकी संकल्पना सफल होगी, जबलपुर का विकास होगा ऐसा हम लोग सब मानते हैं। और दर्द सबका है, शहर का भी दर्द हो सकता है। सुदर्शन फाकिर के शब्दों में कह सकते हैं कि मत पूछो क्या सोच रहा हूँ, खुद मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ। अगली बार हम एक नए मुद्दे पर, मुद्दा तो वही है लेकिन चिंतन अलग होगा,
विकास की संभावनाओं पर नई शख्सियत से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम 2-4 मिनट और दुबे जी का लेना चाहते हैं। आइए आइए तिवारी आइए। आपने बहुत बेवाकी से बात की, अच्छी बात रही, बहुत बढ़िया चर्चा, एक नया दृष्टिकोण है। हम लोगों की तरफ से एक परंपरा है जो आ जाओ। बहुत शानदार। आओ सराडे जी, सराडे जी आप साहब आइए। आइए तिवारी। अरे भैया एल्बम बनता है ना, पूरा एल्बम बनता है। आपकी पुरानी बहुत बधाई, बहुत कटिंग बोले, मजा साहब लगा था। हाँ वकील साहब, ए राजेश फोटो लो वकील साहब। कॉफी हाउस विचार मंच पर अभी जबलपुर शहर की विकास की संभावना पर अपने विचार साझा कर रहे थे अधिवक्ता ब्रजेश कुमार दुबे। दो बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही कि सामाजिक और राजनीतिक उदासीनता जो घर कर गई है उसे दूर करेंगे तभी विकास संभव है। और हमें ऐसा विकास करना चाहिए कि न केवल हमारे यहाँ के युवा यहीं रहें बल्कि बाहर से लोग आकर्षित होकर यहाँ इंडस्ट्री को और हब बनाएं। अगले शनिवार फिर किसी शख्सियत से जबलपुर शहर की विकास की संभावना पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे अगले शनिवार को जो जबलपुर शहर की विकास पर अपने विचार रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।